Guys, welcome to IAS Marathon. And here, guys, we have a new lesson. So, guys, in this particular lesson, we are going to discuss the most important topic जो मेन से क्वेश्चन बनेंगे. आप सीधे यहाँ से ले लेना जितने मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है. मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट है, ओके. ठीक है. तो इस कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म, लेकिन हम यहीं तक सीमित रहेंगे. हम इसके अंदर जो है डिस्कस करेंगे बहुत सारी बातें, लाइक हम यहीं तक ही सीमित रहेंगे. मैंने आपसे कहा अभी हम इसमें बहुत कुछ देखेंगे. गाइज ध्यान से सुनना, बस ध्यान से एक बार इस वाले लेसन को देखो, फिर आपका इकोनॉमिक रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगी सब हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पर. बेसिकली इसके अंदर ही मैंने पैटर्न इस तरीके से सेट किया है, सब कुछ क्लियर होता चल जाएगा आपका. यस, स्टेप बाय स्टेप सुनना ध्यान से बहुत. अभी यहाँ पर मैंने डिस्कस करना है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, चाहे जितने भी इनके रेवेन्यू सेटलमेंट्स हों, ठीक है. रेवेन्यू सेटलमेंट्स की कौन कौन से टाइप्स थे वो बताऊंगा. इसके अलावा हम देखेंगे इसके अंदर परमानेंट सेटलमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. और इसके अंदर एक सबसे बड़ा डाउट डिस्ट्रॉयर क्या है, वो ये है. आपको पता होगा बहुत बार आप सोचते हो व्हाट इज रियोतवाड़ी, व्हाट इज जमींदारी, व्हाट इज महालवारी सिस्टम. यस, बहुत महालवारी, रियोतवाड़ी, जमींदारी, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो ना. इसके बाद नहीं होगे, मेरी गारंटी है ना. यस, इसके बाद देखेंगे हम जो हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ा इनका रेवेन्यू सेटलमेंट्स वगैरह का, ठीक है. उसके बाद देखेंगे जो हमारा इकोनॉमिक नेशनलिज्म. ध्यान से सुनना मेरी बात, और टर्म्स पे ध्यान जो यहाँ पर इस वाले में टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है. यस, इकोनॉमिक नेशनलिज्म के बाद देखेंगे हम इकोनॉमिक क्रिटिक जो है फुल फोकस से पढ़ेंगे इसके अंदर. इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. बेस्ट नोट्स अवेलेबल है आपके पास, बेस्ट पढ़ाने की कोशिश की है, बस आपको देना है थोड़ा सा फोकस. और इसके बाद कंप्लीट इकोनॉमिक ड्रेन क्या होता है, इकोनॉमिक ड्रेन, ठीक है. इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या थे बेसिकली. उसके अलावा ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, ठीक है दादा भाई नाना जी. उसके अलावा जो रिकमेंडेशन मॉडरेट्स ने दिए थे गवर्नमेंट को, याद रखना ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. बहुत ही अनछुए पार्ट हैं सब, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड यूपीएससी की नज़र में यही होते हैं, ठीक है. ये पढ़ने में तो नहीं आते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होती है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे. इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले बहुत क्वेश्चन आए, स्पेशली प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा, ठीक है. इसलिए कह रहा हूँ इस पर ध्यान देना. सो अब ये जो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस बाय द अकबर. यस, एंड द ग्रेट जो अकबर थे मुगल ग्रेट एम्परर. यस, सो इन्होंने बेसिकली हैड ब्रोक डाउन द अर्ली 18th सेंचुरी एंड व्हाट द कंपनी इनहेरिटेड वाज ओनली कन्फ्यूजन. पहले ये हो रहा था, ठीक है. देखो क्या था कि जो अकबर था उसने पहले शेरशाह सूरी वाला ही पैटर्न अपनाया था, लेकिन बाद में जाकर के चेंज कर चुका था वो, ठीक है. याद रखना. 18th सेंचुरी में फिर कंपनी आई, इसको पूरा क्या कर दिया, कन्फ्यूजन में ला दिया. इन ऑर्डर टू वर्क आउट ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है. याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग रिजोर्टेड टू डिवाइज एक्सपेरिमेंटेशन एंड ट्राई टू इवॉल्व अ सिस्टम बाय द प्रोवर्बियल मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर. यस, अब ये स्टेटमेंट जितने भी है ना, ये हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स है गाइस. इसके बाद आपको हर एक चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगी, और ये स्टेटमेंट में प्रूव कर दूंगा आगे आपको ले. यस गाइस, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बहुत छोटा सा टॉपिक समझाना चाह रहा हूँ. वो क्या है, वो है आपका इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी. बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को बिना समझे आप इसको नहीं समझ पाओगे, ठीक है. तो यस, यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको. देखो क्या है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी बेसिकली, ठीक है. इसका थोड़ा सा सर्वे लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़. यस, ठीक. इसके अंदर हमको पढ़ना है जो बेसिकली जितने भी 1857 के पहले जितने भी इंटेंशंस थे, क्या मॉडर्नाइज करना चाहता, क्या इंडिया प्रोग्रेसिव लाइन पे चल रहा था, उन सबको बेसिकली रिएक्शनरी पॉलिसीज़ में किस तरीके से इन्होंने चेंज कर दिया. याद रखना, रिएक्शनरी पॉलिसीज़, ठीक है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये सब, मैंने याद रखना इनको अच्छे से. तो आपको बहुत ही बेसिक सी पहले तो एक बात बता दूँ. सबसे पहले इनका रूल था डिवाइड एंड रूल का. यस, सबसे पहले इनका रूल था, ये रिएक्शनरी पॉलिसीज़ का पार्ट है गाइस, है ना. ये चाहते थे कि इंडियंस को किस तरीके से ये सीधा बोलते थे कि इंडियंस जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए फिट है ही नहीं, दे आर नॉट फिट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट. और ब्रिटिश प्रेजेंस इनको इसलिए ज़रूरी है, ठीक है. अब इसके बाद एथनिक इसकी बात करते हैं हम. एथनिक डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से नहीं करते, आज देख लो वेस्ट में क्या हाल है, ठीक है. वो सब इसी जो है विचारधारा के ऊपर बेस्ड है. डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है बेसिकली द नेक्ड पॉलिसी हम इसको बोलते हैं, है ना. डिवाइड एंड रूल की प्रिंसेस को प्रिंसेस के खिलाफ भड़काया, रीजन को रीजन के खिलाफ, प्रोविंस को प्रोविंसेस के खिलाफ, कास्ट हिंदू को मुस्लिम्स के खिलाफ. इस तरह के इन्हीं के ही देन है. सबसे बड़ी कम्युनलाइजेशन जो है, कम्युनलाइजेशन का पूरे यूट्यूब पर सबसे अच्छा चैप्टर जो है वो मैंने आपके लिए रेडी किया है. बहुत जल्दी उसको अपलोड करूंगा मैं, ठीक है. वो हमारी इजी पॉलिसीज़ में आएगा, ठीक है, आगे जा करके बिल्कुल भी जब हम लेगेसी पढ़ते हैं बेसिकली जिसमें आता है. यस,
तो लेकिन इनको पता चल गया था कि 87 में ये एक राइज ऑफ नेशनलिज्म की भावना जो है लोगों में आ चुकी है, मतलब राइजिंग टाइड ऑफ द नेशनलिज्म। तो इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा जो है मुस्लिम्स को पहले तो अगेंस्ट किया हिंदुओं के, यस। उसके बाद कैसे किया इन्होंने क्या कि जो 1857 का इतना जितना भी रीज़न था, पूरा कारण क्या था उसका, उन सबका इन्होंने इल्ज़ाम डाला कि मुस्लिम्स पे स्टार्टिंग में, यस। बाद में उनको ही बेसिकली एज ए पॉलिटिकल टूल अपना करके इन्होंने ब्रिटिशर्स के जो हिंदूज हैं उनके खिलाफ इनको इस्तेमाल किया। डिवाइड एंड रूल के बहुत सारे एग्जांपल्स है, कई बताऊंगा मैं आपको, है ना। हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द एजुकेटेड इंडियंस। अब जो एजुकेटेड इंडियंस थे ना उस टाइम पे, उनके खिलाफ इन्होंने बेसिकली वो एक इमर्जिंग क्या थे, इमर्जिंग मिडिल क्लास गाइस आपको बता दूं, जिस कंट्री में मिडिल क्लास नहीं है उस कंट्री की डेवलपमेंट कभी हो नहीं सकती। मिडिल क्लास ही जो सबसे ज़्यादा वर्किंग काम करती है, यस। वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है कि मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर इमर्जिंग मिडिल क्लास है बेसिकली ये, ठीक है। अब इसमें जो है नेशनल लीडरशिप में इनका रोल बढ़ा जा रहा था। ये हाईलाइट कर रहे थे, ये बता रहे थे, ये एक्सपोज कर रहे थे एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, उनका बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं मैंने पढ़े हैं, ठीक है, उस टाइम के, ठीक है, 1990s के, यस। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं। बात आपकी आती है कि ब्रिटिश ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया इनकी ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, उन्होंने पता क्या किया इसका, उन्होंने ये सोचा कि ये तो चैलेंज कर रहे हैं भैया, हैशटैग चैलेंज, हाँ चैलेंज कर रहे हैं तो भैया हमारी अथॉरिटी को, सिंपल बात ये बोलते थे। और उन्होंने फिर क्या किया, एक हॉस्टाइल पॉलिसी अपनाई किनके खिलाफ, एजुकेटेड इंडियंस के खिलाफ, ठीक है। तीसरी बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इकोनॉमिक समझ पाओगे, ठीक है। एटीट्यूड टुवर्ड्स दी जमींदार। अब इनके एटीट्यूड्स टुवर्ड दी जमींदार, ठीक, एटीट्यूड टुवर्ड दी जमींदार जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन द परस्यूट ऑफ द रिएक्शनरी पॉलिसी। इसी के अंदर इन्होंने जैसे कि बताता हूँ आपको एक एग्जाम्पल है, अवध का लो। अवध के जो तालुकदार थे, है ना, उनकी प्रॉपर्टी इन्होंने पहले कॉन्फिस्केट कर ली थी, है ना, बाद में उसको रिस्टोर करके दे दी इन्होंने, है ना। उसके अलावा जो ब्रिटिश थे उनका इंटेंशन क्या था कि किसी न किसी तरीके से ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है ना, इनको काउंटर किया जाए। अब वो काउंटर किस तरीके से करेंगे, वो बेसिकली ये नेशनलिस्ट माइंडेड थे, कौन, आपके ये इंटेलिजेंसिया लोग थे जो, ठीक है। अब उनको इनके खिलाफ बेसिकली इनका इंटेंशन ये था कि उसको काउंटर वेट कैसे किया जाए, तो इसलिए इन्होंने बेसिकली जो ज़मींदार थे उनका इस्तेमाल किया, यस। अब इन्होंने इनके साथ क्या किया, अलायंसेस कर लिए, अलायंसेस इनके साथ कर लिए इन्होंने, ताकि इनको क्या किया जा सके, जस्ट रिप्ड ऑफ, यस, इनको हटा दिया जाए बीच में से, है ना, इनका टोटली अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ना करी जाए इनको, यस। सो अब प्रिविलेजेस जो थे वो बेसिकली जमींदार और लैंड के इन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये जो था पीजेंट्स का बहुत ज़्यादा विरोध किया, और फिर पीजेंट्स ने क्या किया, हमने डिस्कस कर चुके पीछे। उसके बाद है सोशल रिफॉर्म्स के प्रति किस तरीके से इनका एटीट्यूड था। सोशल रिफॉर्म्स याद रखना, सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इसमें इन्होंने बेसिकली वो रिएक्शनरी एलिमेंट था इनका इंडियन सोसाइटी की तरफ, इन्होंने बेसिकली टोटल कोई सपोर्ट नहीं किया कभी भी, ठीक है। विच दे फेल्ट हैज़ अराउंड द वर्थ ऑफ द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन अगेंस्ट देम। ये बस ये मानते थे इसको कि ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है, बस वो उठ करके आ रहा है और वो हमारे अथॉरिटी को चैलेंज कर देगा। सो ये इसका एक पार्ट था। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। इसके अंदर था एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। अंडर डेवलप्ड सोशल सर्विसेज, जितनी भी सोशल सर्विसेज के बेसिकल जनरल चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको इन्होंने अंडर डेवलप्ड ही रखा, कभी डेवलप करने की कोशिश नहीं की। अंडर डेवलप्ड सोशल सर्विसेज, यस। तो बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर करते थे ये लोग। आर्मी में क्या करते थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते थे, ठीक है, पुलिस पे कितना करते थे। उसके अलावा वॉर्स पे, और लेगेसी इनकी यही है सबसे बड़ी कि इन्होंने किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ को बेसिकली इन्होंने जो बढ़ा करके दिया हमको वही पता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है गाइस, हमने उसको एज इट इज़ अपना रखा है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बोला जाता है, हमने इस पर रिसर्च की थी बीच में, तो इसमें हमने एक चीज़ देखी थी, सबसे बड़ी बात देखो आपको बताता हूँ मैं। उसमें सबसे अच्छी बात ये थी, मतलब अच्छा स्टेटमेंट था वो बहुत। इसमें ये था, हमने ये सर्च किया कि हमारी जो स्टडीज़ है ना वो 19th सेंचुरी की है। जो हमारे सिलेबस है, हमारा कोर्स है, वो 19th सेंचुरी का है गाइस। और जो हमारी टीचिंग स्टाइल है वो 20th सेंचुरी की है, लेकिन स्टूडेंट कौन है, 21st सेंचुरी के। तो बस ये दिक्कत आ जाती है कि किस तरीके से हम लेगेसी को आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, चलो ये तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट है आपका लेबर लेजिस्लेशंस। अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, इस पर नज़र बना करके रखना, यस। लेबर लेजिस्लेशन, आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि इंडियन फैक्ट्री एक्ट आया था, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में, ठीक, 1881 में आया था। उसके अलावा इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 में भी आया था, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया इन सब चीज़ों को, और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थे ये सब, यस।
उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस की फ्रीडम को इन्होंने टोटली क्या कर रखा था, बंद कर रखा था। यस, रेस्ट्रिक्शन थे हद से ज़्यादा इनके पास। मेटकाफ ने बेसिकली स्टार्ट किया था ये वाला। फिर लिटन ने बेसिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आया नेशनलिस्टिक परफॉर्मेंस, नेशनलिस्टिक प्रेस की तरफ से, ठीक है। तो लिटन ने भी रिस्ट्रिक्शन लगाया बहुत ज़्यादा। प्रेस एक्ट लेकर के आई है, ठीक है, प्रेस एक्ट लेकर के आई है 1878 में, 1878 में। यस, उसके बाद उसको रिपील कर दिया गया था बाद में, ठीक है। पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ था बहुत ज़्यादा 4 साल बाद ही। यस, लेकिन उसके अलावा ये बेसिकली 1908 में लेकर के आया, 1910 में वापस से इसको क्या कर दिया, री इम्पोज कर दिया। यस, उसके बाद आता सबसे इंपॉर्टेंट वाइट रेसिज्म। वाइट रेसिज्म इतना इंपॉर्टेंट है गाइज, अभी का आप सीधा जो है कनेक्ट कर सकते हो, है ना। यूएसए में क्या हो रहा है ना, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी, और यूएसए में भी। सिस्टमेटिकली अगर हम देखें तो इंडियंस को किस तरीके से हायर ग्रेड्स ऑफ सर्विस से अलग किया जाए, ये इनका मेन मोटिव होता था, और इसका ये जस्टिफाई करते थे वाइट रेसिज्म के से, ठीक है। एलाइन के खुद के वर्ड बताता हूँ मैं आपको। एलाइन, ELGIEN, एलाइन ने खुद ने क्या बोला है, उसने ये बोला था, वी कुड ओनली गवर्न बाय मेंटेनिंग द फैक्ट दैट वी वर डोमिनेंट रेस। ये कहता है वी वर डोमिनेंट रेस, दो इंडियंस इन सर्विस शुड बी इनकरेज, करना चाहिए उनको इनकरेज। देयर इज अ पॉइंट एट विच वी मस्ट रिजर्व द कंट्रोल टू अवर सेल्फ इफ़ वी आर रिमेन टू ऑल। यस, ये बोलते थे वो, है ना, कि हम ही इनको जो है सपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली, और हम डोमिनेट रेस हैं। तो इससे पता चलता है कि रेसिज्म की भावना जो कितनी कूट कूट के भरी है। अब बात करते हैं हम इनकी ये जो कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज है गाइस, लेकिन यहीं पर ही मैं आपको समझाना बंद नहीं करूंगा। पहले हम ये पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट जो था ना उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाला हूं मैं, ठीक है, चाहे इसमें 2 लेसन क्यों ना लग जाए आपके। यस, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो टाइप्स है ना रेवेन्यू सेटलमेंट के, सबसे पहले तो ये रेवेन्यू सेटलमेंट क्या होता है। बेसिकली बहुत सारी डेफिनेशन है इसकी, बहुत सारी, क्या आप इंटरप्रेट करते हो वो मैटर करता है। बेसिकली ये मोस्ट एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, ठीक है। एक मॉडल था जिसके अंदर ये जितना चाहे उतना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू लैंड या फिर ट्रेड या फिर जो बेसिकली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किया जाता है उसके थ्रू, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके अंदर इन्होंने जो बेसिकली ये अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। बात आती है आपकी सबसे पहले क्यूनिक्वल सेटलमेंट, यानी कि क्यूनिक्वल इसका मतलब होता है 5 साल का, ठीक है। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग लेकर के आया था 5 years सेटलमेंट ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड रेवेन्यू, 5 year सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय द क्रूड मेथड ऑफ द फार्मिंग आउट एस्टेट्स टू द हायर बीडर। सिंपल सी बात है, जो सबसे बड़ी बोली लगा देगा उसको ही जो है हम ये स्टेट्स बेसिकली बेच देंगे। एक्टिंग ऑन द प्रिजम्पशंस दैट द जमींदार वर मेयर टैक्स गैदरर्स विद नो प्रॉपर्टी राइट्स। देखो, जमींदार को यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा इन्होंने, बस ये कहा कि आप टैक्स गैदरर्स हो, है ना, कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं, टैक्स इकट्ठा करो, हमको दे करके जाओ, सिंपल, इतनी सी बात। अब इतना ही नहीं था, सबसे बड़ा जुल्म तो जमींदारों पे हुआ इस टाइम पे। यस, इस पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, आप गलत में मतलब जाना इसको क्यों, क्योंकि देखो पहली बात तो ये कि ये वाला जो सेटलमेंट था ना 1772, पहली बात तो इनको कोई प्रेफरेंस दे ही नहीं रखा था, क्योंकि इनका सबसे बड़ा मोटिव क्या था कि एलिमिनेट किया जाए जितने भी जमींदार वगैरह हैं इनको, और हम जाएँ सीधा और बेसिक और की डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें जो जिनकी लैंड है ना। यस, दूसरी बात, और इनको सिर्फ इसलिए ही रख रखा था ताकि टैक्स गैदरर्स का काम कर सकें, और कभी कभी तो इनको डिस्करेज भी किया जाता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। रिजल्ट तो और कॉन्सिक्वेंसेस तो क्या ही कहें इसके। देखो, सबसे बड़ा मिजरेबल फेल्यूर था उस टाइम का, पीजेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र किया इसके वजह से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू फार्मर्स वर मियर स्पेकुलेटर्स, जितने भी रेवेन्यू फार्मर वो तो सिर्फ मान लें स्पेकुलेटर बन करके रहेगा बेचारे, है ना। हैड नो परमानेंट इंटरेस्ट इन द लैंड एंड देयरफॉर ट्राइड टू एक्सटोर्ट द मैक्सिमम सम फ्रॉम द कल्टिवेटर। अब देखो, इनको सरकार कुछ नहीं देगी, है ना, तो किससे निकालेंगे, ये निकालेंगे जो आपका कल्टिवेटर है, उनसे कहेंगे कि लैंड रेवेन्यू दो हमको तुम, ठीक है, क्योंकि सरकार हमको नहीं दे पा रही है और इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ नहीं पा रहा है, तो किससे लेंगे, कल्टिवेटर से लेंगे। द ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी देमसेल्फ पार्टिसिपेट इन द बिडिंग, ठीक है, वो खुद भी पार्टिसिपेट करते थे इसमें बिडिंग में, यस, थ्रू देयर सर्वेंट्स और द बनियाज, ठीक है, उस टाइम के। एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द क्विनक्वेनियल सेटलमेंट ऑफ 1776, ये 5 साल तक चला था, आपको बताया मैंने। वॉरेन हेस्टिंग रिवर्टेड टू द सिस्टम ऑफ द एनुअल सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओपन ऑक्शन ऑफ द हाईएस्ट। अब इसको वापस लेकर के फिर एनुअल सेटलमेंट कर लिया इन्होंने 5 साल का नहीं कर करके, ठीक है। उसमें एक आता कि ओपन ऑक्शन होगी आपकी और जो हाईएस्ट बिडिंग करेगा उसको ये दिया जाएगा, ठीक है, ये था बात भाई। उसके बाद आते हैं हमारे कॉर्नवालिस साहब, है ना। कॉर्नवालिस साहब का परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ कॉर्नवालिस से मोस्ट फेमस है ना। इसके अंदर बेसिकली कॉर्नवालिस वाज स्पेशली चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ फाइंडिंग आउट द सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। मेन फोकस इसका ये था कि हमेशा से ही कोई एक सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन में निकाल करके लेकर आऊँ इसका। यस, अब लैंड रेवेन्यू प्रॉब्लम का, है ना, इस्टेब्लिशिंग द ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट जुडिशियल मशीनरी एंड ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द कमर्शियल डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी।
इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। इन्होंने एक तो जुडिशियल में मशीनरी को एफिशिएंट बनाने का कोशिश किया, यस। उसके अलावा बल्कि बहुत ज़्यादा करप्शन था उस टाइम के जुडिशियल में, बहुत ज़्यादा। जितना आज ईमानदार है ना हायर जुडिशरी, उतना करप्शन था और उतना ही ज़्यादा करप्शन था उस टाइम पे। रीऑर्गेनाइजिंग दी कमर्शियल डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया, ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ना। तो सिस्टमेटिकली तो चला जाइए, है ना। कॉर्नवालिस, अब कॉर्नवालिस रीऑर्गेनाइज द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसने क्या किया, रीऑर्गेनाइज किया। 1787 में जो बंगाल था उसको डिवाइड कर दिया फिजिकल एरियाज़ में, एंड ईच प्लेस्ड अंडर अ कलेक्टर। कलेक्टर के अंदर में, मतलब फिजिकली इसको डिवाइड किया एरियाज़ को, ठीक है। और ये 3 साल लगभग यही ओल्ड सिस्टम जो सेटलमेंट का था वो तो कंटिन्यू रखा ही सही, क्योंकि बहुत टाइम लगा उसको इतना सब मैनेज करने में। 1790 में कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उससे उनके साथ मिलकर के अप्रूवल लेकर के आया उससे, टू रिकॉग्नाइज द जमींदार एज द ओनर ऑफ द लैंड। बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है। उसने अप्रूवल करा लिया किससे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, कि उन्होंने मतलब ये डिसाइड किया कि ज़मींदारों को एज एन ओनर ऑफ द लैंड सब्जेक्ट बेसिकली क्या किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। और उनसे एनुअल पेमेंट लिया जाए, याद रखना एनुअली पेमेंट लिया जाए लैंड रेवेन्यू में, ठीक है। ये सजेशन था इसका और इसने अप्रूव भी करा लिया है, ठीक है। अ 10-year सेटलमेंट वॉज मेड विद द जमींदार इन दी 1970 ऑन द बेसिस ऑफ 89% ऑफ द रेंटल, है ना। इतना ज़्यादा बेसिकली 89% ऑफ द रेंटल की ये जो कंडीशन थी, ठीक है, वो 10 सालों के लिए इन्होंने ये ज़मींदारों को दी, है ना। अब 1793 में अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेसिकली परमानेंट का हुआ 10 साल का, नहीं गाइस। देखो 3 साल बाद क्या किया इन्होंने 1793 में, ये जो बेसिकली डिसेनियल सेटलमेंट है वो ये 10 साल वाला डिसेनियल उसी को बोलते हैं, 1 डिकेड। सो उसको ही डिक्लेयर कर दिया इन्होंने परमानेंट एंड परपेचुअल, यस। परमानेंटली यही सिस्टम रहेगा इनका, ये कहना था। द स्टेट डिमांड वॉज फिक्स्ड एट 89% ऑफ द रेंटल, 89% ऑफ द रेंटल इनको देना पड़ेगा। एंड लिविंग 11% विद द जमींदार। क्या हिस्सा है इनका, मात्र 11%। जमींदारों का क्या हिस्सा है, 11%। उनको ज़बरदस्ती किया जाता था ये सब करने के लिए, है ना। एज देयर शेयर ऑफ देयर ट्रबल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक। अब जितना भी इन्होंने दिक्कत उठाया, ट्रबल उठाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी थी जमींदारों की, उसका इनको क्या मिला, सिर्फ 11%। बाकी सब कंपनी उड़ा करके ले गई 89%। अब बात यहाँ पर आती है कि ये कुछ डिफरेंट नेम से जानते हैं हम, जमींदारी, जागीरदारी, है ना, मालगुजारी, है ना, और बिस्वेदारी, ये सब यही है, समझ गए। ये तो यही है, ठीक है। और फिर आगे जो टर्म्स आती हैं उन पे मेन फोकस रखना, ध्यान सुनना। जमींदारी, जागीरदारी, मालगुजारी और जो बिस्वेदारी है वो इस सिस्टम को ही बेसिकली डिफरेंट नेम से उसके, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि गाइज ये बहुत ही ज़्यादा मस्त पोटेंशियल क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्योंकि इतना पैटर्न रहा है यूपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ आपको। इसलिए मैं इसका एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन लेकर के आया आपके लिए। इसका टोटली क्या करता है, एनालिसिस करता है इसका, ठीक है। सो यस, एडवांटेज देखो। सबसे पहले मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट समझा दिया। पहले डिसेनियल था, डिसेनियल से इसको 1793 में किस में चेंज कर दिया, आपका परमानेंट सेटलमेंट, कॉर्नवालिस, यस। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें सब, है ना। एडवांटेज देखो, फाइनेंशियली अगर इसके एडवांटेज देखना चाहें तो बेसिकली देखो, फाइनेंशियली द परमानेंट सेटलमेंट सिक्योर्ड फिक्स्ड एंड स्टेबल इनकम दे रहा है किसको, कंपनी को, स्टेबल, ठीक है। ये एक स्टेबल और फिक्स्ड इनकम दे रहा है क्योंकि 89% फिक्स्ड है इनका, ठीक है। अब ये जो स्टेट एंड द स्टेट कुड डिपेंड अपॉन द इनकम मानसून और नो मानसून। कितनी बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है गाइस। ये स्टेट को कोई मतलब नहीं है चाहे बारिश आए या ना आए, हमको तो परमानेंट चाहिए, कहीं से भी लेकर के आओ। अब उस लेकर के आने से बस डेट पे डेट चल जाता था और डेट ट्रेड पे फंस जाते थे आपके ज़मींदार भी, कल्टिवेटर्स भी, ठीक है। क्योंकि ज़मींदार तो मोस्ट ऑफ दी ज़मींदार आर द मीडिएटर्स ओनली, यस दे आर दी ओनर भी थे वो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि 11% का सर बाहर आ रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, तो उनको लेकर के आना कहीं से भी। तो वो कल्टिवेटर्स पे भी बहुत ज़्यादा डेट का बेसिकली क्या करते थे, उनको डेट देते थे, ठीक है, और रेवेन्यू इनसे फिर स्नैच कर लेते थे। सो फर्दर इट इज सेव द गवर्नमेंट, इट सेव द गवर्नमेंट द एक्सपेंसेस दैट हैड टू बी स्पेंड इन मेकिंग पीरियडिकल असेसमेंट एंड सेटलमेंट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितना भी इनका फाइनेंशियली देख रहे हैं हम, जितना भी इनका खर्चा होता था, एक्सपेंस होता था डे टू डे वर्किंग में, ठीक है, पीरियडिकल असेसमेंट करो, सेटलमेंट करो, उन सब में बच गया इनका पैसा, ठीक है। तो इतना ही ज़्यादा जो दुगना फ़ायदा हुआ है अंग्रेजों को तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा। इकोनॉमिकली देखो, इकोनॉमिकली was claimed that परमानेंट सेटल वुड इनकरेज एग्रीकल्चर एंटरप्राइज एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। इन्होंने क्या किया बेसिकली, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एंटरप्राइज और प्रोस्पेरिटी बेसिकली इसको इनकरेज करने में मदद की इनकी। अब प्रोस्पेरिटी तो किसकी हुई थी हमें पता है, द वेस्ट लैंड्स वुड बी रिक्लेम्ड, ठीक है, जो वेस्ट लैंड उनको रिक्लेम किया गया, एंड द सॉइल अंडर कल्टिवेशन वुड बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। ये एक थोड़ी सी अच्छी बात हुई यहाँ पर, ठीक है। द जमींदार वुड इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन, जमींदारों ने नए मेथड ऑफ कल्टिवेशन लेकर के आए, है ना। बेटर रोटेशन ऑफ द क्रॉप्स, मैन्योर का इस्तेमाल करने लग गए थे, है ना। सेटलमेंट वुड क्रिएट कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फुलेस्ट पावर ऑफ द सॉइल।
अब यहाँ पर गड़बड़ हो जा रही है, ठीक है। जितना दम, जितना आप मॉइस्चर, जितना प्रोटीन, जितना न्यूट्रिएंट आप खींच सको सोइल से खींच डालो, ये इनका मानना था। दिस इज टर्न वुड क्रिएट अ कंटेंटेड एंड द रिसोर्सफुल मिजेंट्री, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंटेंटेड और रिसोर्सफुल मिजेंट्री का इन्होंने यहाँ पर बेसिकली उनका क्रिएशन हुआ यहाँ पर। अब बात आती है पॉलिटिकली कॉर्नवालिस ने एक्सपेक्टेड दैट द परमानेंट सेटलमेंट शुड क्रिएट अ क्लास ऑफ लॉयल जमींदार। ये सोचा था कॉर्नवालिस ने सोचा था कि एक अच्छी खासी हम क्लास बना लेंगे, लॉयल्टी जिनसे हमको मिल सके, ठीक है, ज़मींदारों की। हु वुड बी प्रिपेयर टू डिफेंड द कंपनी एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। कंपनी का मान उनका मान, कंपनी के दोस्त उनके दोस्त, ठीक है। इस तरीके से ये सोच रखा था, बिकॉज देयर राइट वर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट कंपनी। अब ये सोच रहे हैं कि इन्होंने 11% देकर के उन पर एहसान कर दिया ताकि वो लॉयल्टी इनको दिखाए, लेकिन उस टाइम पे ज़मींदार बनना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। इसलिए वो अपनी लॉयल्टी दिखाते थे और ये हमको इंडिपेंडेंस डे तक भी पता चली है, ठीक है। द जमींदार ऑफ द बंगाल स्टूड लॉयल ड्यूरिंग द ग्रेट रिबेलियन ऑफ द 1857, ठीक है। सेतन कार की बात सुनो। सेतन कार क्या कहते हैं? ये कहते हैं द पॉलिटिकल बेनिफिट्स ऑफ द सेटलमेंट बैलेंस इट्स इकोनॉमिक डिफेक्ट्स। कितनी बड़ी बात। अब आपको बात बताता हूँ, ये जितनी बात है ना जमींदारी सेटलमेंट की, अब जमींदारी राइट कितनों को दे रखे थे, है ना। जब आज़ादी मिली तो जमींदारों ने उन पर अपने क्लेम किए, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी बातें पता चलती है कि किस तरीके से क्या हमको ज़मीन उनसे लेनी चाहिए क्या, क्योंकि उस टाइम पे याद रखना प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ द फंडामेंटल राइट। उस टाइम पे प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज द फंडामेंटल राइट ऑफ योर, यस। तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा। इस तरीके से बहुत डिबेट हुई थी गाइस, और फिर अल्टीमेटली जाकर के भीमराव अम्बेडकर ने इसका काफ़ी अच्छा, उनकी जो कमेटी थी बेसिकली, उन्होंने काफ़ी अच्छा सोल्यूशन दिया था इनका। वो पॉलिटिकल के टाइम बताऊंगा मैं, जब राइट टू प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो देखेंगे जब, ठीक है। सो सोशली इसका इम्पैक्ट क्या था देखो। सोशली अगर हम देखें तो द होप वॉज एक्सप्रेस दैट द जमींदार्स वुड एक्ट एज अ नेचुरल लीडर्स ऑफ द रॉयट्स, है ना, रियोट्स, एंड शो देयर पब्लिक स्पिरिट इन हेल्पिंग द स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन, अदर चैरिटेबल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात देखने को मिली। उसके अलावा जुडिशियल सर्विसेज, लास्टली द परमानेंट सेटलमेंट उसने बेसिकली एबलेस सर्विस ऑफ द कंपनी फॉर द जुडिशियल सर्विस को लेकर के आई है। मैंने आपको कहा जुडिशियल और जो कमर्शियल डिपार्टमेंट्स थे उनको कॉर्नवालिस ने सुधारा, याद रखना है बात, ठीक है। इन्होंने फिर जितने भी करप्शंस थे उन सबको ख़त्म किया। टेम्पररी सेटलमेंट से रिलेटेड इल्स थे उनको हटाया, ठीक है। द हैरेसमेंट ऑफ द कल्टिवेटर्स किया जाता था, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखो अपील कहाँ करेंगे, वो कोर्ट्स में तो करेंगे ना कल्टिवेटर्स भी, ठीक है। उसके अलावा जो टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द कल्टिवेटर टू लीव द लैंड टू डेट्रियोटेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टर्म टू गेट अ लो असेसमेंट, इनका तो कोई बात ही नहीं हो पाती थी, है ना। ये तो बहुत ही उम्दा बात है और ये बहुत ही डीप बात है बेसिकली, है ना। कोई असेसमेंट भी नहीं है उसका। उसके अलावा डिसएडवांटेज देखो, अब बेसिकली यहाँ पर ये कहते हैं कि जो बहुत ही लो असेसमेंट किया जाता था एंड ऑफ द टर्म, यानी कि किस तरीके से लैंड की कंडीशन है आफ्टर कल्टिवेटर वॉज दी, वो उसने अपना काम किया, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका था। उसके बाद डिसएडवांटेजेस देखो यहाँ पर सबसे पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम के, ये परमानेंट सेटलमेंट के, है ना। वॉट एवर लिटिल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पर्पज द सेटलमेंट ऑफ माइट हैव सर्व ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फ्यू ईयर्स, पहले स्टार्टिंग में किया, इट सून टर्न इट इन इंजन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन, यस, एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन बना। इट क्रिएटेड द फ्यूडलिज्म एट द टॉप एंड सर्वडम एट द बॉटम। ये यूज़ करो तब आएगा मज़ा आंसर लिखने का, ठीक है। फ्यूडलिज्म को टॉप लेवल पे पहुंचा दिया और सर्वडम को आपको बेसिकली बॉटम पे पहुंचा दिया। मेनी ऑफ द एडवांटेजेस क्लेम्ड प्रूव टू बी इल्यूजरी, हमने देख लिए सब, ठीक है। अब हमको पता है वो किस तरीके से कितने लेवल तक सच है ना, आपको पता ही सब, इतनी सारी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं अभी तक हम, ठीक है, तो पता ही आपको। अब फाइनेंशियली इसका डिसएडवांटेज देखो, द स्टेट हैज़ प्रूव टू बी द ग्रेट लूजर ऑफ द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन हमको जो है ग्रेट लूजर देखने को मिला जो आपकी स्टेट था, जो गवर्नमेंट थी। द एडवांटेज ऑफ अ फिक्स्ड एंड स्टेबल इनकम वर सिक्योर्ड एट द ग्रेट सेक्रीफाइस ऑफ एनी प्रोस्पेक्टिव शेयर इन द इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम लैंड, ठीक है। इवन व्हेन न्यू एरियाज ऑफ द लैंड वर ब्रॉट अंडर द कल्टिवेशन इन द रेंट्स ऑफ द लैंड ऑलरेडी अंडर कल्टिवेशन हैव बीन इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। देखो जो रेवेन्यू था उसको पहले तो इंक्रीज़ किया इन्होंने, है ना, क्योंकि इनका जितना भी शेयर होता था उनसे इनका बेसिकली क्या किया जाता था, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था, है ना, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी, है ना, तो लंबी खींच लेते थे। सो अंडर कल्टिवेशन हैड बीन इंक्रीज मैनीफोल्ड, बहुत गुना इन्होंने इनको बढ़ा दिया, ठीक है। रेंट्स बढ़ा दिए बहुत ज़्यादा, जमींदारों को भी देना पड़ता था ज़्यादा। अब स्टेट कुड नॉट क्लेम इट, मतलब द स्टेट कुड नॉट क्लेम इट लेजिटिमेट शेयर इन द इंक्रीज। देखो बात यहाँ करते हैं हम कि किस तरीके से ये जो स्टेट की डिमांड थी ना बेसिकली फिक्स दी थी 1793 में, किस तरीके से वो 1954 तक भी हम कह सकते हैं कि सेम रही, ठीक है। फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस बंगाल की टोटली रिटार्डेड कर रखे थे लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया लैंड के इम्प्रूवमेंट पे,
ठीक है, बट वर मियरली इंटरेस्टेड इन एक्सट्रैक्टिंग द मैक्सिमम पॉसिबल रेंट फ्रॉम द रियोट। बस किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए, मैक्सिमम पॉसिबल रेंट कैसे निकाला जाए रियोट से, बस ये सोचते होते थे। रियोट्स वही थे जो कल्टिवेटर्स का काम करते थे। द कल्टिवेटर्स बीइंग अंडर द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ द इंजेक्टमेंट एंड बेसिकली हैड नो इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव द लैंड। कोई इम्प्रूव क्यों करेंगे, पहली बात तो खर्चा, ठीक है, उनका लैंड थोड़ी, उनको यहाँ पे परमानेंटली रहना थोड़ी है। यस, वो तो ये सोचते थे। द जमींदार डिड नॉट लिव ऑन द स्टेट्स, ठीक है, डिड नॉट लिव ऑन द स्टेट्स बट अवे इन द सिटीज़ वेयर दे वेस्टेड देयर टाइम्स एंड मनी इन द लग्जरी। अब देखो यहाँ पर बात आती है जिसको हम बोलते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बात है ये कहते थे कि जितने भी जमींदार होते थे ना, जिनका 11% हिस्सा था माना, वो स्टेट्स यानी कि जो खेत है, खलिहान है, ठीक है, जहाँ पर फील्ड्स है, ये वहाँ पर रहते ही नहीं थे, वो तो बाहर आउटसाइड रहते थे, ठीक है। अब वो जो लोगों को लगाते थे, वो लगाते थे छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स को जमींदारों के अंदर, ठीक है। अब वो कलेक्ट करके देते थे जमींदारों को, तब जमींदार उनको जमा करते थे। तो ये होता था एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, ठीक है। अब बेसिकली वो पूरा लग्जरी में रहा करते थे, ठीक है। अब दिस प्रोसेस ऑफ सब इनफ्यूडिशन, यानी कि देखो सब यानी फ्यूडिशन, पहली बात हम फ्यूडिटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, सब फ्यूडिटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। मैं आपको बाद में बताता कि आपने फ्यूडिटरी सिस्टम पढ़ डाला, ठीक है, सरप्राइज। चलो ओके, फ्यूडिटरी सिस्टम बेसिकली ये है, तो इसको और सब लेवल पर डिवाइड किया गया। फ्यूडिटरी के अंदर फ्यूडिटरी आया, ठीक है। समटाइम रीच द रिडिकुलस प्रोपोर्शन, यानी कि वो लैंडलॉर्ड फिर किसी और लैंडलॉर्ड को जो है हायर करेगा, फिर वो किसी और को हायर करेगा। अल्टीमेट लेवल ऑफ जो इसका पूरा बर्डन आता था, जो आपका रियोट थे या फिर जो कल्टिवेटर्स थे, ठीक है, ये टेनेट्स से बहुत इन पे लोड आ जाता था, है ना। रिडिकुलस प्रोपोर्शन में इन्होंने इसको स्प्रेड कर दिया। देयर बीइंग एज मेनी एज 50, सोचो एक लेवल पर 50 इंटरमीडिएरीज, पर्टिकुलरली एक जने से रेंट लेना, आपको 50 लोगों को पैसा देना, आपको किस तरीके से होगा, है ना। अब इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मे बी वर्थ वाइल टू कोट द व्यूअर ऑफ द कार्वर ने कहा है, देखो इनके हिस्टोरियन से ये सुन लो। नेक्स्ट टू द वॉर, फेमाइन एंड पेसिस्टिलेंस, द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू द रूरल कम्युनिटीज एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, ठीक है। तो कितनी बड़ी बातें हैं और सच्ची भी, ठीक है। यस, अब पॉलिटिकली देखो, फाइनेंशियली देख चुके हैं। अब परमानेंट सेटलमेंट डिड फिट इन द गेम ऑफ द कंपनी, टोटली जो है फिट बैठ चुका था इनके गेम में, है ना। इनका गेम अच्छा चल रहा था। जमींदार और अलॉन्ग विद दी अदर वेस्टेड इंटरेस्ट, बहुत बड़ी बात होती है गाइस, ये बहुत बड़ा वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको आज तक का। वेस्टेड इंटरेस्ट सबसे बड़ी जड़ का कारण यही है सब, ठीक है। हर चीज़ का जड़ यही है, ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट। यही कारण था कि जमींदार ने बेसिकली हाथ मिलाया कंपनी के साथ, जितने भी उनके साथ जितने भी लैंडलॉर्ड थे, मैंने आपको बताया, है ना। बिकम द फेवरेट चिल्ड्रन ऑफ द इंपीरियलिज्म, सोचो, बिकम द फेवरेट चिल्ड्रन ऑफ द बेसिकली इंपीरियलिज्म के बेसिकली फेवरेट चिल्ड्रन बन करके बैठे हैं हमारी कंट्री के लोग थे। हाउएवर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन गेन द लॉयल्टी टू द फ्यू एट द कॉस्ट ऑफ द एलियनेशन ऑफ द मासेस, है ना। ये तो बिल्कुल सही बात थी कि ये जितनी लॉयल्टी थी उनको, उनका ये कॉस्ट हुआ उनका कि मासेस से दूर ले गया इनको, हाँ, अपनी जनता से खुद को दूर लेकर के गए। अब बिसाइड दिस सिस्टम डिवाइडेड रूरल सोसाइटी इनटू द 2 हॉस्टाइल क्लासेस, एक तो जमींदार और एक टेनेंट्स, ठीक है। सोसाइटी इन्होंने यहाँ पर आकर के डिवाइड कर दी, ठीक है। लेकिन ये वो वाली सोसाइटी डिवाइडेशन नहीं है जिसके कारण कंट्री में रेवोल्यूशन आते हैं, ठीक है। अभी तक हम जिससे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी देखना आप जो है टेनेंट्स किस तरीके से रिवोल्ट करेंगे, ठीक है। अब रिवोल्ट क्या करेंगे वो मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ, जा करके देख लो, ठीक है। सोशली इसका क्या डिसएडवांटेज था, परमानेंट सेटलमेंट का बेसिकली कंडेम किया गया बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। बाय रिकॉग्नाइजिंग द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द जमींदार ऑफ द कंपनी सेक्रीफाई द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्स वेदर ऑफ द प्रॉपर्टी और ऑक्यूपेंसी, ठीक है। इन्होंने ये मना किया सबसे पहली बात तो, और ऑक्यूपेंसी राइट ये सब इनका सेक्रीफाइस किया गया था, इंटरेस्ट मतलब जो पीजेंट का इंटरेस्ट था, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी ऑक्यूपेंसी, यस, किनके हक में, जमींदारों के हक में, किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। इन अ वे द पीजेंट सफर्ड फ्रॉम द डबल इनजस्टिस, सबसे बड़ी बात, पीजेंट तो डबल इनजस्टिस से रहते गाइस, है ना। फर्स्ट बाय जो प्रॉपर्टी राइट उन्होंने सरेंडर के लिए, सबसे पहली बात तो प्रॉपर्टी राइट उन्होंने सरेंडर करे। दूसरा एंटायरली लेफ्ट ऑन द मर्सी ऑफ द जमींदार, जिन्होंने, सुनो, कोई आपका पैसा छीनता है और आप उसी से कह रहे हो मुझे खाने के लिए पैसे दो, तो कितनी बड़ी बात होती है ना। तो पहली बात तो आपने प्रॉपर्टी राइट दे दिया, आपने अपना घर किसी को दे दिया, जमीन को भी दे दिया, फिर उसी ज़मीन पे आप उसी आदमी के नौकर बन करके काम करोगे और फिर आपके पैसे जो है आप उन पर डिपेंड करके करोगे, ठीक है। खाना भी आपको वो डिपेंड करके देगा, ठीक है, उस पर डिपेंड हो गया आप। इन फैक्ट द पीजेंट वॉज रिड्यूस टू द पोजिशन ऑफ द सब बन करके रह गया वो। अब द जमींदार वॉज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट द रेवेन्यू इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, देना पड़ता था सनसेट ऑफ द लास्ट डे, यानी कि महीने के लास्ट दिन में आपको देना पड़ता था, मतलब लास्ट डे जो है, और वो भी फिक्स्ड होता था, याद रखना, वो भी फिक्स्ड होता था और देना ही पड़ेगा, तो आपकी जिम्मेदारी छीन ली जाएगी, पहले समझा चुका हूँ, ये जिम्मेदारी होता है। विच द लैंड्स वर कॉन्फिस्केटेड एंड ऑक्शनड, कभी भी आपकी जो है कॉन्फिस्केट की जा सकती है और ऑक्शन की जा सकती है। अब दिस सनसेट लॉ क्रिएटेड ग्रेट
हार्डशिपमेंट डिप्राइव्ड मेनी जमींदार ऑफ देयर लैंड ऑफ द टेम्पररी डिफिकल्टीज। ऐसा हुआ भी सही, और ये करते थे जानबूझ के ताकि एक डिटरेंस आए लोगों के अंदर, है ना। अब द सनसेट लॉ क्रिएटेड सो मेनी इनसिक्योरिटी एट द टाइम वन टाइम नो बिडर वर कमिंग फोर्थ। कितनी बड़ी बात है। देखो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हमें इनसिक्योरिटी की, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा था बिडर बेसिकली ये लेने के लिए, क्योंकि उनको भी याद है अगर उनसे भी गलती हुई तो वो सेम हालत उनकी होगी जो आज वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं दूसरे की हालत में। अब फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड अफेक्टेड एडवर्सली द कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर। इतना मिसचीवियस हरकत कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब इसका अफेक्ट तो किस पे जाएगा, सीधा सीधा जाएगा आपके कल्टिवेटर्स पे। तो गाइज इस लेसन को हम यहीं तक ही कंप्लीट यहीं तक ही जो है लिमिटेड रखते हैं। अगले लेसन में ज़रूर मैं आपको बताऊंगा क्या हमारे जो महलवारी सिस्टम है, उसके बाद रियोतवारी क्या है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म है, इकोनॉमिक क्रिटिक और इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ा ब्रिटिश रूल का इंडिया में, वो सब आगे अगले लेसन में देखेंगे। तो गाइस जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ गाइज IAS मैराथन मतलब याद से इसको जो है सब्सक्राइब करो आप, और इसको फैला दो गाइस। मैंने आपसे हमेशा प्रॉमिस किया हर चीज़ फ्री में अवेलेबल करा दूंगा मैं, है ना। तो बेसिकली हमारी टीम पूरी काम करती है इस पर। आपको पता है CSET की भी सीरीज चल रही है, उसको प्लीज़ देखो, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, ठीक है। और हाईली क्वालिफाइड एलिजिबल एजुकेटर आप करके लेकर के आना चाहता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए चाहिए हमें सब्सक्राइबर बेस, और वो कौन दिलाएगा, आप, ठीक है। तो शेयर करना है इसको जितना हो सके उतना फैला दो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपको फ्री नोट्स अवेलेबल करा सके हम चाहते हैं दिल से यार आपको लिए काम करना। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, 1 सेकंड लगता है यार, है ना। तो प्लीज़ इनको देखो एंड चल ठीक है, अगले लेसन मिलते हैं। तो अगले लेसन में पर्टिकुलरली इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट इज द लास्ट पार्ट, यस। सो अगले लेसन मिलते हैं, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडी एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कॉन्टेक्ट टू अस, यस। थैंक यू सो मच।